हेलो हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो आई थिंक सब लोग जग गए होंगे और आज मंडे है, तो मंडे की सुबह आप लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि बिल्कुल मोटिवेशन वाली गुड मॉर्निंग सभी को। तो जो लोग सो रहे हैं वो कृपया करके अपना बेड छोड़ें और उठें और अपना जो उनकी जो दैनिक दिनचर्या है, डेली का रूटीन जिसको आप कहते हैं, उसको जो एक एक करके फॉलो करना शुरू कर दें। और आज हम लोग जो है फूड साइंस में पढ़ेंगे, मतलब आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीरियल्स एंड पल्सेस। तो जितने भी सीरियल्स होते हैं आपके, जितने भी अनाज हैं, जितने भी तरह की दालें हैं, जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं, अब एक एक करके हमें पढ़ना ही है क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया है फूड साइंस। तो चलिए बिना किसी देर के हम जो है अपने टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर बातें करेंगे तो बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, और मेरा तो आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ा सा टॉकेटिव हूँ, मेरी बातें तो कभी नहीं ख़त्म होंगी, जो है सच बात है ये। तो चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। और ब्रेकफास्ट आपके सामने है, और आज का ब्रेकफास्ट मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि बिल्कुल हेल्दी है, क्योंकि अब मैं भी हेल्दी हो चुकी हूँ, तो मैं फिर से जो है हेल्दी ब्रेकफास्ट लेकर के आया करूँगी। बीच में मैं थोड़ी सी बीमार थी, तो कह सकते हैं कि मैं तो ब्रेकफास्ट ही नहीं लेके आ रही थी, है ना। सैंडविच वाकई में बहुत टेस्टी था, मैंने खुद बनाया है और खाया भी है। और ग्रीन टी तो नहीं बनाई है, बट बना लेती हूँ मैं। तो आप लोग फ़िलहाल ग्रीन टी पीजिए और ये क्या कहते हैं, सैंडविच बनाइए और खाइए। चीज़ थोड़ा कम डालिए, आपको पता है चीज़ अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है हमारे लिए। तो चलिए बातें देखिए, कम बातों बातों में ही इतनी बातें हो गई हैं ना। ठीक है, थोड़ी बहुत बातें भी होनी चाहिए, क्यों, क्या सही सही कह रही हूँ ना मैं? तो बोर हो जाता है इंसान एक ही चीज़ करते करते। और आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल फ्रेश होकर के। और मंडे है, तो मंडे एक नया दिन भी है कह सकते हैं हम लोग, मतलब वीक का। और इसीलिए जो है नया टॉपिक भी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। जो चीज़ों आपको नहीं समझ में आएंगी वो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। और बाकी वैसे तो आप लोगों को समझ आता ही है, समझदार हैं आप लोग। और वैसे भी हम लड़कियां और औरतें समझदार तो होती ही हैं। हाँ, ये तो खैर जेंडर वाइज बातें नहीं करनी हमें, ये बस ऐसे ही मजाक की बातें हैं। सब लोग समझदार होते हैं, सब लोग एकदम बढ़िया होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है अनाज एवं अनाज के उत्पाद, इसमें हम जो है अनाजों के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम लोग इंग्लिश में सीरियल्स बोलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि सीरियल शब्द सेरस से बना है, जो रोमन के अनाज के देवता के नाम से लिया गया है। कहने का मतलब ये जो सीरियल्स आपका वर्ड आया है वो कहाँ से आया है? सेरस से आया है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये कहाँ से लिया गया है? जो रोमन के देवता जी थे या देवी एक थी वहाँ की, उनके नाम से इसको लिया गया है। मुख्य अनाज जो होते हैं हमारे भारतवर्ष में, आप कह सकते हो गेहूँ, जो मतलब वीट, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, रागी, ये सारी चीज़ें हम जो खाते हैं। बाजरा वगैरह तो अब खाना बंद हो गया है, और यही रीज़न है कि अब इतने सारे जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और इतने सारे डिसऑर्डर जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं। डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, जितने ये सब मोटे अनाज में आते हैं, जो आपके जैसे ज्वार हो गया, ये कहाँ गया ज्वार, ज्वार हो गया आपका, मक्का तो हम खाते ही हैं, बाजरा हो गया, ये सब मोटे अनाजों में आते हैं। इनमें फाइबर बड़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो पहले के टाइम में लोग खाया करते थे, इसके आटे की रोटियां और भाकरी वगैरह बनती थी, खाते थे लोग। तो उससे क्या होता था, बॉडी बड़ी फिट रहती थी, और जो है ब्लड सर्कुलेशन बड़ा अच्छा होता था, क्योंकि फाइबर बहुत ज़रूरी होता है, वो डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। चलिए खैर, इन अनाजों से ही इनके उत्पाद भी बनाए जाते हैं, जैसे व्हीट फ्लोर, मतलब जो आटा हम खाते हैं गेहूं का रोज़। ब्रेड भी बनता है, आप जानते हैं ब्रेड भी गेहूं से ही बनता है, लेकिन गेहूं से जो मैदा बनता है उस मैदे से ब्रेड बनता है। पास्ता आप खा ही रहे हैं, सेमोलिना हो गया आपका, सूजी जो होती है। इसके बाद मैक्रोनी हो गई, दुनिया भर की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैदे से और गेहूं के आटे से। आटा नूडल्स भी आजकल आ गया है। अगर किसी को नूडल्स बहुत पसंद है तो वो कोशिश करें कि जो है मैदा वाले नूडल्स की जगह आप लोग आटे का नूडल्स खाएं। चलिए फिर, इसके बाद है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सीरियल्स। कहने का मतलब ये है कि जो अनाज है उनकी संरचना क्या है, ठीक है। अनाजों की संरचना लगभग समान होती है, मतलब जितने भी अनाज हम पढ़ेंगे आप कह सकते हो सबकी संरचना मोस्टली एक जैसी ही होती है। अब इनकी संरचना में होता क्या है? एंडोस्पर्म, जर्म, एलुरॉन सेल लेयर एंड ब्रान आदि पाए जाते हैं, ठीक है। ब्रान का मतलब है भूसी वाली लेयर, ठीक है, छिलके वाली आप कह सकते हो। तो जो सबसे बाह्य परत होती है इसकी, इस तरीके से मान लो कि इस तरीके से अनाज की संरचना है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी जो सबसे बाहरी वाली लेयर है ये, इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ब्रान लेयर या बाह्य परत। ये क्या होती है कि संपूर्ण अनाज का 2.5% होता है। कहने का मतलब जो ब्रान लेयर है वो अनाज का कितना प्रतिशत इसने कवर किया हुआ है? 2.5। इस भाग में फाइबर और विटामिन B1 मतलब कि थायमिन पाए जाते हैं, बाहर वाली चीज़ों में, ठीक है। थायमिन और आपका क्या कहते हैं, फाइबर पाया जाता है। इसके बाद है सेकंड है हमारी एलुरॉन सेल लेयर, ठीक है।
अनाज का ये कितना % भाग है अनाज का, मतलब अनाज का कितना भाग कवर करती है ये, 7%, मतलब कि 7% भाग है ये अनाज का। और ये ब्राउन लेयर के नीचे कोशिकाओं की परत होती है, जो हमने बताया ना कि इधर वाला है ये मान लीजिए, तो ये सबसे बाहर वाला आपका ये ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर वाला जो परत है ये, उसको हम लोग एल्यूरॉन सेल लेयर बोलते हैं। और इस वाले भाग में क्या होता है, प्रोटीन होता है, आयरन होता है, फॉस्फोरस और वसा और मिनरल्स मतलब कि खनिज लवण पाए जाते हैं। फिर थर्ड है हमारा एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म क्या है, जो एंडोस्पर्म होता है अंदर की चीज़ आप कह सकते हो ये वाला, ये स्टार्च और प्रोटीन का बना होता है। कौन सा प्रोटीन, ग्लूटेन प्रोटीन, ठीक है। अनाज का ये 83% भाग होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो होता है अनाज में स्टार्च ही होता है। इसी वजह से ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर 83% भाग होता है। और ये स्टार्च कहाँ पाया जा रहा है, एंडोस्पर्म में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नियासिन भी होता है, नियासिन जिसको हम लोग जो है विटामिन B3 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद है 4th नंबर पे हमारा एम्ब्रियो। इसी भाग से, जो एम्ब्रियो मतलब इसको हिंदी में भ्रूण बोलते हैं, ये आप कह सकते हो, इस तरीके से लिखते हैं ना, भ्रूण, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसी भाग से गेहूं का पौधा जन्म लेता है। जब हम गेहूं खेत में जो है उगाते हैं तो डालते हैं गेहूं का बीज, तो इसी भाग से जो एम्ब्रियो होता है उसी भाग से पौधे का जन्म होता है। और इसमें क्या होता है, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अनाजों का राइबोफ्लेविन जो होता है, राइबोफ्लेविन क्या है आपका, विटामिन B2, ठीक है। तो जो अनाजों का विटामिन B2 होता है वो भी एम्ब्रियो में पाया जाता है। आपके जो छोटे मतलब जो एग्ज़ाम है TGT PGT के, उसमें आसानी से पूछ सकते हैं कि जो विटामिन B2 होता है या अनाजों का जो राइबोफ्लेविन होता है वो अनाज के किस पार्ट में या किस भाग में पाया जाता है, तो आपको आराम से बताना है, एम्ब्रियो में पाया जाता है या भ्रूण लेयर में पाया जाता है। फिर है कि स्केटेलम, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बीच का एक पर्दा है, जो आपका ये स्केटेलम है। ये क्या है कि जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो मैंने बताया आपको, उसके बीच का एक पर्दा है, वो चीज़ है ये। तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि इसके बीच की जो परत होती है, इसके बीच जो पर्दानुमा जो संरचना होती है, उसको आप क्या कहते हैं, ठीक है। फिर अनाजों के अंकुर में, ठीक है, जो अगर कभी हम अनाज को अंकुरित कर देते हैं तो उनके अंकुर की बात हो रही है, जो जर्मिनेशन हम कर देते हैं। अनाजों के अंकुर में अधिक B विटामिन, आवश्यक वसीय अम्ल, आवश्यक वसीय अम्ल का मतलब एसेंशियल फैटी एसिड, कहने का मतलब जो फैट से हमें जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, आप ये कह सकते हो। तो फैट क्या होता है, डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड में ही चेंज हो जाता है ना, तो उसी की बात हो रही है। तो शरीर में हमारे जो एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं और विटामिन E, ये सारी चीज़ें जो होती हैं अनाजों के अंकुर में पाई जाती हैं। अब है हमारा कॉम्पोजिशन एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ सीरियल्स, कहने का मतलब जो इसकी क्या कहते हैं, कॉम्पोजिशन क्या है इसका, क्या क्या इसमें पाया जाता है, और इनका पोषक तत्व क्या है, मतलब पोषक मूल्य क्या है, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ सीरियल्स, अनाजों की जो कॉम्पोजिशन है और उनका न्यूट्रिटिव वैल्यू है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी। एनर्जी मतलब कैलोरी, कहने का मतलब ये है कि अनाज को खाने से आपको कितनी कैलोरी मिल रही है, कितना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, क्या प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स क्या क्या पाए जा रहे हैं आपको अनाज खाने से, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका एनर्जी। एनर्जी का मतलब कैलोरी, ऊर्जा, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो 100 ग्राम अनाज में लगभग 330 से 340 किलो कैलोरी पाई जाती है। आपको मैंने बताया था ना कि जो ये किलो कैलोरी होती है, ये ऊर्जा को हम लोग इसी में लिखते हैं, ठीक है, ऊर्जा, कितनी ऊर्जा पाई जा रही है। तो आप ये कह सकते हो कि 330 से 340 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, किसमें, अनाज में। 100 ग्राम अनाज अगर हमने खाया है तो अनाज जो होता है हमारी कैलोरी की आवश्यकता का 70 से 80% भाग को पूरा कर देता है। जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जितनी एनर्जी की, उतनी एनर्जी में से हमारी पूरी एनर्जी कहाँ से जो है कंप्लीट होती है, या कहाँ से मतलब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो पाती है, अनाजों से। अगर आप खुद सोचो कि अगर सिर्फ मैं आपको कहूँ कि आप उबली हुई एक कटोरी सब्जी खा लो, आपकी भूख शांत होगी, नहीं शांत हो पाएगी, क्योंकि आपको उसको क्या हुआ, सिर्फ विटामिन और मिनरल्स मिले, ठीक है। आपने अनाज नहीं खाया, जैसे आपने चावल नहीं खाया, आपने दाल नहीं खाया, आपने रोटी नहीं खाई, तो उससे क्या होगा, आपका पेट भरा हुआ आपको, या आप ये कह सकते हो कि आपकी भूख शांत नहीं हो पाएगी। इसी वजह से कह रहे हैं कि जो कैलोरी की आवश्यकता का 70 से 80% भाग है वो अनाज के खाने से ही पूरा हो पाता है। फिर सेकंड है हमारा कार्बोहाइड्रेट। अनाजों के सूखे भाग में 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। कितना, अनाज का जो सूखा भाग होता है उसमें 80%, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। एक होता है रेसे वाला कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा होता है जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट या सॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट आप बोल सकते हो। तो जो रेसे वाला कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें क्या क्या कौन कौन सा होता है, सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया, पेंटोसेंस हो गया, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और रफेज भी पाए, रफेज मतलब कि वही रेसे। इसके बाद घुलनशील कार्बोहाइड्रेट का महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो स्टार्च होता है। जो अनाज होते हैं, अनाजों में मुख्यतः स्टार्च ही पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि अनाजों की संरचना जब आपने पढ़ी, ये वाला मैं दिखा दूँ आपको, ये वाला, जब हमने एंडोस्पर्म पढ़ा तो ये लिखा ना हमने कि इसमें स्टार्च और प्रोटीन
का बना होता है जो एंडोस्पर्म है, और अनाज का 83% भाग होता है जो एंडोस्पर्म है। तो और एंडोस्पर्म में क्या पाया जा रहा है? स्टार्च ही पाया जा रहा है। तो अनाजों में स्टार्च जो है, स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि घुलनशील कार्बोहाइड्रेट का महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो स्टार्च ही होता है, और बाकी जो बचा हुआ है उसमें क्या है? सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है। आप ये कह सकते हो कि ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसके बाद क्या है? सभी अनाजों में गेहूं, रागी, बाजरा आदि में सर्वाधिक रेसे पाए जाते हैं। रेसे का मतलब यहाँ पर फाइबर की बात हो रही है, जो हम लोग पढ़ते हैं फाइबर की बात हो रही, ठीक है। इसके बाद क्या है? ये आप देख सकते हैं। फिर क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन कितना पाया जाता है अनाजों में, उसकी बात हो रही है। जो चावल होता है उसमें सबसे कम प्रोटीन पाया जाता है। अनाजों में कौन कौन सा? जैसे एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, प्रोलामाइंस है, ये सारी चीज़ें जो है पाई जाती हैं अनाजों की प्रोटीन में, ठीक है। बट चावल में कम प्रोटीन पाया जाता है। अब इसके बाद आपका है ग्लाइडिन एंड ग्लूटिनिन। ये जो ग्लाइडिन और ग्लूटिनिन है, इन दोनों को ही मिला करके एक जो ये हमने ग्लूटन अभी आगे पढ़ा, इसी को ग्लूटन बोलते हैं। किसको? अगर आपसे ये पूछा जाए कि ग्लूटन प्रोटीन में और दो चीज़ों का मतलब किन दोनों प्रोटीन को मिला करके या किन दो प्रोटीन के कॉम्पोजिशन को हम ग्लूटन प्रोटीन बोलते हैं, तो आपको ग्लाइडिन और ग्लूटिनिन याद रखना है, ठीक है। इन दोनों प्रोटीन से मिल करके ग्लूटन प्रोटीन बना हुआ आप ये कह सकते हो। ग्लूटेन प्रोटीन में खिंचने का गुण पाया जाता है, जो ब्रेड एवं अन्य बेकरी उत्पाद बनाने हेतु महत्वपूर्ण होता है। हम आटा गूंथते हैं तो आटा आप देखते होगे ना खिंचता है। आप रोटी बनाते हैं हम लोग, खिंचता है आटा, तभी तो रोटी गोल गोल बन जाती है जितनी बड़ी हम बनाना चाहते हैं। तो वो ग्लूटेन प्रोटीन की वजह से ही होता है। तो वही बता रहे हैं कि जो ग्लूटेन प्रोटीन, उसमें खिंचने का गुण पाया जाता है, जिससे क्या होता है? हमारा ब्रेड भी बन जाता है और बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो उनको बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है या फिर आसानी होती है, आप ये कह सकते हैं। इसके बाद अनाजों में प्रोटीन कितनी पाई जाती है? 6 से 12%। कितनी? याद रखना है, परसेंटेज आपको सब याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज क्या है, प्रोटीन का क्या है ना। तो 6 से 12% प्रोटीन पाया जाता है। अब होता क्या है कि अनाजों में जो लाइसिन अमाइनो एसिड है, ठीक है, एक अमाइनो एसिड है ये, लाइसिन अमाइनो एसिड की कमी व मिथियोनिन अमीनो अम्ल की अधिकता होती है। वही अमाइनो एसिड, अमीनो अम्ल का मतलब अमाइनो एसिड, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अनाजों में लाइसिन अमाइनो एसिड कम होता है, बट मिथियोनिन अमाइनो एसिड जो होता है वो ज़्यादा होता है। चावल की प्रोटीन जो होती है वो अच्छी किस्म की होती है। अब आप कहोगे कि मैम अभी आपने कहा कि चावल में प्रोटीन कम होता है, बिल्कुल कम होता है, लेकिन जो यहाँ पर अब क्वालिटी की बात आ गई है। चावल में जो प्रोटीन, थोड़ा ही प्रोटीन होता है, कम भले होता है, बट उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। आपने सुना ना, हम कहते हैं कि कम ही खाओ पर अच्छा खाओ सॉरी, कम खाओ पर अच्छा खाओ। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि चावल में प्रोटीन कम तो होता है, बट उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, ठीक है, गुड क्वालिटी का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है हमारा लिपिड्स, मतलब कि वसा, ठीक है। कैसे वसा जो है कैसा पाया जाता है या कितना पाया जाता है? वसा, ये वाला वसा की बात हो रही, ठीक है। तो गेहूं व चावल में आपकी वसा कितनी होती है? 1 से 2%, बहुत कम पाई जाती है। और मक्के में आपकी 3% होती है, 3% मतलब। और अनाजों की जो वसा होती है ना, वो अंकुरित भागों में होती है। मान लीजिए ये कोई अनाज है, ठीक है। अब आपने उसको अंकुरित कर दिया, अंकुर उसमें इतना बड़ा निकल गया, बहुत ही वाहियात ड्राइंग है मेरी। तो ये मान लीजिए अंकुर निकल गया, तो जो अनाजों की वसा होगी ना वो इसी में पाई जाएगी, इसमें, ये जो अंकुर निकला हुआ है। स्प्राउट्स आप घर में बनाते होंगे ना, तो वो आप देख सकते हैं, उन्हीं में वसा होती है। इसके बाद जो गेहूं के जम में, मतलब वही गेहूं के अंकुर की बात हो रही है, बट गेहूं का जो अंकुर होता है या जम होता है, उसमें 6 से 11% फैट पाया जाता है। मतलब जो वसा होती है गेहूं के जम में, वो 6 से 11% होती है। और कौन सी वसा होती है? प्रायः ओलेइक एसिड और लिनोलेइक एसिड होते हैं। ये जो ओलेइक एसिड और लिनोलेइक एसिड की मैं बात कर रही हूँ, ये क्या है? ये भी एक तरीके का आपका मतलब लिपिड है। ये जब फैट, मैंने बताया ना कि फैट डाइजेस्ट हो जाता है, तो उससे हमारी बॉडी में क्या होता है? आवश्यक पोषक अम्ल प्राप्त होते हैं डाइजेस्ट होने के बाद। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर कि गेहूं के जम से जो हमें वसा प्राप्त होती है, उसके डाइजेस्ट होने से हमें ओलेइक एसिड और लिनोलेइक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा मिनरल्स का मतलब आपका खनिज, लवण या खनिज तत्व आप बोल सकते हो। अनाजों में लगभग खनिज तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फॉस्फेट एवं सल्फेट के रूप में पोटेशियम, मैग्नीशियम व कैल्शियम पाए जाते हैं, ठीक है। किसके रूप में पाए जाते हैं? फॉस्फेट एंड सल्फेट के रूप में। और क्या क्या पाए जाते हैं? पोटेशियम आपका, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? इसी कारण से जो फॉस्फेट और सल्फेट पाए जा रहे हैं, इसी कारण से अनाजों में पाया जाने वाला आयरन फाइटेट की उपस्थिति के कारण शरीर में अवशोषित नहीं हो पाता है। ध्यान से सुनिएगा, अनाजों में जो आयरन पाया जाता है और अनाजों में फाइटेट भी पाया जा रहा है, ठीक है। जो फॉस्फेट है वही उसी का फॉर्म है फाइटेट, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि अनाजों में जो आयरन पाया जाता है वो फाइटेट की उपस्थिति के कारण शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। मतलब फाइटेट कहता है कि मान लीजिए ये फाइटेट है
और इधर से आयरन आया, हमने आयरन खाया, और फाइटेट भी अनाज में, ठीक है। अब आयरन आता है तो फाइटेट बोलता आओ मैं तुम्हें एब्जॉर्ब नहीं होने दूंगा, आ तो गए तुम बेटा, लेकिन तुम्हें शरीर में तुम्हारा कोई मतलब मैं शरीर को कोई फायदा नहीं होने दूंगा तुम्हारी वजह से। तो मतलब फाइटेट क्या करता है, आयरन को अवशोषित होने से रोकता है, समझ गए आप। इसके बाद क्या होता है, इधर फाइटेट ने आयरन को अब्जॉर्ब होने से रोका। अब दूसरी चीज़ वहीं पर आ जाएगी, फाइटिन। फाइटिन के कारण अनाजों में पाया जाने वाला कैल्शियम और फास्फोरस अवशोषित नहीं हो पाता है। इन्होंने तो कहा ये जो फाइटेट भाई साहब है इन्होंने आयरन को रोका, और जो फाइटिन है, मान लो इधर से ये फाइटिन है और इधर से बेचारे कैल्शियम और फास्फोरस है, ये आपका कैल्शियम आए और ये आपके फास्फोरस आए, ठीक है। तो ये भाई साहब कहते हैं जो फाइटिन है ये कहते हैं आओ तुम्हें भी मैं एब्जॉर्ब नहीं होने दूंगा। तो आप ये समझ लो कि आपका जो अनाज होते हैं उसमें फाइटेट भी है, आयरन भी है, फाइटिन भी है, कैल्शियम और फास्फोरस भी है। तो फाइटेट और फाइटिन जो है ये आयरन और कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि फाइटेट जो है आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोकता है, और जो फाइटिन है वो कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। एब्जॉर्ब का मतलब वही अवशोषित होने से, ठीक है। इसके बाद क्या है कि बिना पॉलिश हुए अनाज में फाइटेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब एक तरफ तो देखो हम ये कहते हैं कि हमें ज़्यादा पॉलिश्ड राइस या ज़्यादा पॉलिश्ड अनाज नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उसमें से विटामिन बी और विटामिन B1 ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं, फाइबर निकल जाता है। लेकिन अब आप ये देखो कि बिना पॉलिश अगर आप खा रहे हैं तो उसमें फाइटेट भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाएगा, और जब बहुत अधिक मात्रा में फाइटेट रहेगा तो वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसी वजह से कहते हैं कि बड़ा बैलेंस करके खानी चाहिए चीज़ों को, या बैलेंस करके मतलब खाना पड़ता है, आप ये कह सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड भी ना हो और बहुत कम पॉलिश्ड भी ना हो। अब ऐसा नहीं हो कि उसमें गंदगी लगी हो या इस तरीके के फाइटेट वाली चीज़ें उसमें ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये आपके मिनरल्स हो गए। अब नेक्स्ट है हमारा, लेकिन होता क्या है वही आगे वही चीज़ है, कंटिन्यू। अनाजों को अंकुरित कर लेने पर एंजाइमों की क्रिया के कारण फाइटेट की मात्रा कम हो जाती है और शरीर में आयरन अवशोषित हो जाता है। कहने का मतलब जब हमने अनाजों को अंकुरित कर लिया तो कई सारे एंजाइम्स उसमें फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो जब कई सारे एंजाइम उसमें बन जाते हैं तो वो एंजाइम क्या करते हैं, फाइटेट की मात्रा को थोड़ा सा कम कर देते हैं, और जो मात्रा उनकी कम हो जाती है तो हमारे शरीर में आयरन जो है अवशोषित हो जाता है। इसके बाद जो आपकी रागी होती है, रागी में कैल्शियम और आयरन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। रागी एक तरीके का वो भी अनाज है, मिलेट्स में आता है रागी। इसके बाद हमारा विटामिन, मतलब कि विटामिन क्या कौन कौन से पाए जा रहे हैं। तो जितने भी साबुत अनाज होते हैं वो विटामिन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। किसके, यहाँ पर विटामिन के मत समझिएगा, ये विटामिन के नहीं है, मतलब बात हो रही है यहाँ पे कि साबुत अनाज जो होते हैं विटामिन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अधिकतर बी विटामिन, जितने भी मतलब बी विटामिन, जो पूरा बी विटामिन का ग्रुप्स है आपका, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, इसके बाद पैराडॉक्सिन, फॉलिक एसिड, साइनोकोबैल्मिन, इन सारे विटामिन का जो पूरा ग्रुप है वो अनाज के भूसी वाले परत में पाई जाती है। समझ गए आप, भूसी वाली परत मतलब सबसे बाहर वाली जो ब्राउन लेयर होती है। इसके बाद पॉलिशिंग की क्रिया के दौरान ये विटामिन नष्ट हो जाते हैं। बात समझ रहे हो आप कि जब ये सारे विटामिन पाए तो जाते हैं, बट जब पॉलिश किया जाता है अनाजों को तो उनमें कई सारे विटामिन, ये बी विटामिन नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भूसी वाली परत में ही पाए जा रहे हैं। तो जब पॉलिश करेंगे तो भूसी वाली परत तो हट जाती है, तो जाहिर सी बात है विटामिन भी हट जाएगा। इसके बाद क्या है, अगर हम चावल को अर्ध उबला करके प्रयोग करें तो वी विटामिन नष्ट होने से बच जाता है। यहाँ पर अर्ध उबला का मतलब पर बॉइल्ड राइस से मतलब हो रहा है। पर बॉइल्ड राइस जो होता है अभी आगे हम पढ़ेंगे। आपने देखा होगा गांव देहात में, अगर आप कभी गए होंगे या गांव देहात से जुड़े हैं तो आपने देखा होगा, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम भुजिया चावल बोलते हैं। धान को पहले भिगो दिया जाता है, 2 दिन तक भिगो दिया जाता है, फिर उसको ढेर सारे पानी में भर के भगोने को नीचे से मतलब उसको उबाला जाता है। जो धान होता है पहले 2 दिन उसको पूरा सोख करके रखेंगे, फिर उसको उबालते हैं, आग मतलब गैस पे रख के उसको उबालते हैं बिल्कुल, और उबालने के बाद फिर उसको धूप में सुखा दिया जाता है। वो बिल्कुल चावल के जैसा हो जाता है, बट उसमें धान का छिलका लगा हुआ होता है। फिर उसको सुखाया जाता है धूप में, फिर उसको जो है कूट करके उसका चावल बनाया जाता है। आपने देखा होगा उसी को हम लोग, और उसका कलर बड़ा डार्क हो जाता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है वो, उसके पोषक तत्व तो बहुत अच्छे होते हैं। उसमें बी विटामिन नष्ट होने से इसलिए बच जाता है क्योंकि होता क्या है कि जो बी विटामिन है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अब उसको आपने पानी में बिल्कुल उबाल दिया है, तो उबालने से होता है कि जितने भी विटामिन होते हैं वो बिल्कुल चावल जो मतलब धान होता है वो बिल्कुल अपने अंदर सोख लेता है उसको। तो सोख लेने की वजह से आपका विटामिन बी जो होता है वो थोड़ा नष्ट होने से बच जाता है। कुछ तो नष्ट होता है बट पूरा नहीं नष्ट हो पाता है। इसके बाद कुछ अनाजों में विटामिन ए कैरोटीनॉइड के रूप में पाया जाता है। कैरोटीनॉइड क्या था आपका, जिससे क्या होता है येलो और ऑरेंज कलर का एक पिगमेंट है, ये मतलब कैरोटीनॉइड आपका एक पिगमेंट है। तो और ये पिगमेंट कौन सा कलर देता है, येलो कलर, ऑरेंज कलर, कभी कभी डार्क कलर भी दे देता है आपका। तो जैसे आपका गाजर हो गया, मक्का हो गया, आपका संतरा हो गया, पपीता हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे इसमें देखिए कौन कौन सा विटामिन ए के रूप में पाया जा रहा है आपका, मक्का हो गया। जैसे मक्का आपका पीले कलर का होता है, तो जाहिर सी बात है मतलब कि आप कह सकते हो कि मक्के में जो विटामिन ए होता है वो कैरोटीनॉइड के रूप में पाया जाता है। अनाजों का जो तेल होता है, जितने भी अनाज के तेल होते हैं उनमें क्या होता है, विटामिन ई पाया जाता है। समझ गए आप।
फिर है एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। कुछ अनाजों में कई प्रकार के एंजाइम जैसे एमाइलेजेस, प्रोटीएजेस, सुक्रेज, माल्टेज, लाइपेज, ऑक्सीडोरिडक्टेज पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स होते हैं जो अनाजों में पाए जाते हैं, ठीक है। अमाइलेज आपका जब हम लोग ARF फूड बनाते हैं, अमाइलेज रिच फूड, तब अमाइलेज बनता है। और क्या कहते हैं सुक्रेज वगैरह आपका, माल्टेज, ये सब जब क्या कहते हैं जितनी भी मोनोसर्कराइड मतलब कि जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो एक के बाद एक उसमें टूटते जाते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हो कि जो हम अनाजों में प्रसंस्करण करते हैं, जैसे हमने अभी भिगोने का बताया, फिर हमने जैसे जर्मिनेशन करते हैं मतलब अंकुरित करने के लिए रख देते हैं, या उसको भिगोने के लिए रख देते हैं, फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं, तो अलग अलग एंजाइम्स उसमें बन जाते हैं। इसके बाद जिसमें लाइपेज एंजाइम है वो क्या करता है, अनाजों को लंबे समय तक संरक्षित करने पर खराब कर देते हैं। जो लाइपेज एंजाइम होता है, अगर आपने उसको अनाजों को बहुत लंबे समय तक आपने बिना किसी प्रिकॉशन के, आप कह सकते हो कि बिना किसी उसके आपने रख दिया है उसको, तो ये अनाजों को खराब कर सकता है। आपने देखा होगा ना, गेहूं अगर बहुत स्टोर करके रख दिया जाए नमी वाली जगह पे, तो उससे उसमें वाइट फफूंद टाइप की या कुछ भी उसमें दिक्कत हो जाती है। इसके बाद क्या, कॉम्पोजिशन ऑफ व्हीट। अब यहाँ पर गेहूं का वो पढ़ेंगे, गेहूं का क्या क्या कॉम्पोजिशन है, क्या क्या चीज़ों से मिल करके जो बना हुआ है। अनाजों के अलग अलग भागों में कार्बोहाइड्रेट का जो प्रतिशत है वो निम्न है। अनाज जो है, अनाज मतलब यही जो आपका गेहूं है, उसमें कौन कौन से भाग में कितना कार्बोहाइड्रेट और क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो एंडोस्पर्म है, तो जो अभी हमने पढ़ा ना कि अनाज में एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो है, इसके बाद ब्रान लेयर है, तो उसी की बात हो रही है। अब हम एक एक लेयर में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट और कितने पाए जा रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये जो आपका ये देखिए यहाँ पे आप एंडोस्पर्म है आपका ये, तो एंडोस्पर्म के अंदर स्टार्च है, शुगर है, सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं, सब ये सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। तो एंडोस्पर्म में स्टार्च कितना पाया जा रहा है, शुगर कितना पाया जा रहा है, सेलुलोज कितना पाया जा रहा है, हेमी सेलुलोज कितना पाया जा रहा है, उन्हीं का परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर देखिए इम्ब्रियो में क्या परसेंटेज है, इम्ब्रियो में भी वही परसेंटेज है, मतलब कार्बोहाइड्रेट के क्या परसेंटेज वही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए आप एंडोस्पर्म में जो स्टार्च होता है वो कितना पाया जा रहा है, 95.8%, सबसे ज़्यादा। अभी उधर हमने पढ़ा था कि जो एंडोस्पर्म है वो स्टार्च और प्रोटीन का ही बना हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंडोस्पर्म में जो स्टार्च है वो कितना है, 95.8%, ठीक है। इसके बाद शुगर है हमारा 1.5%। फिर सेलुलोज क्या है आपका, एक तरह का आप कह सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, सभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। बट ये शुगर आपका जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो सेलुलोज आपका कितना 0.3%। इसके बाद हेमी सेलुलोज आपका 2.4%। एंडोस्पर्म में जो स्टार्च, शुगर, सेलुलोज का जो परसेंटेज है वो इतना है, ठीक है। इसके बाद इम्ब्रियो जो है, जो सबसे उसकी इनर लेयर है गेहूं की, उसमें स्टार्च कितना पाया जा रहा है, उसमें स्टार्च कम हो जाएगा तुरंत आपका, ये देखिए 31.5% हो जाएगा, शुगर आपका 36.4% हो जाएगा, और सेलुलोज आपका 16.8%, हेमी सेलुलोज का 15.3%, ठीक है। इसके बाद ब्रान लेयर, जो ब्रान लेयर होगा उसमें जो है आपका क्या कहते हैं, ये सब जो है एक तरीके के रेसे हैं, ये जो सेलुलोज है आपका और हेमी सेलुलोज है, तो मैंने बताया कि ब्रान लेयर में आपके रेसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी वजह से देखिए आप कि जो हेमी सेलुलोज है यहाँ पर 43.1% है, बट इसमें आप देखिए इम्ब्रियो में देखिए 15.3% है, जबकि स्टार्च वाले में देखिए, एंडोस्पर्म वाले में देखिए कितना कम है, 2.4% है। ये आप देख रहे हैं ना 2.4%। तो वही बात हो रही है, ब्रान लेयर पे हम चलते हैं। तो ब्रान लेयर पे आप देखिए सबसे ज़्यादा हेमी सेलुलोज पाया जा रहा था, फिर सेलुलोज 35.2%, शुगर आपका 7.6% और स्टार्च हमारा 14.1%, ठीक है। इसके बाद अब गेहूं में प्रोटीन कितनी पाई जा रही है उसकी बात हो जाए। गेहूं में 9 से 12% आपकी प्रोटीन पाई जा रही है, मतलब कि अगर आपने 100 ग्राम गेहूं खाया तो उससे आपको 9 से 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगी, ठीक है। और जो गेहूं की प्रोटीन होती है उसका नाम क्या है, ग्लूटेन प्रोटीन, जो अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा, ये वाला, ये आपका पढ़ा ना हमने, ग्लूटेन, ठीक है। इसके बाद जो ग्लूटेन की मात्रा होती है वो गेहूं की किस्म पर निर्भर करती है, मतलब कि गेहूं की क्वालिटी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि जो ग्लूटेन की मात्रा है वो कितनी होगी। गेहूं अगर अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, तो जाहिर सी बात है ग्लूटेन जो है पाया जाएगा। हो सकता है 12 से 15 ग्राम प्रोटीन पाया जाए, बट हो सकता है गेहूं की क्वालिटी ख़राब है तो हो सकता है भाई 8 से 10 ग्राम ही पाया जाए। इसके बाद इसके अलावा गेहूं में कौन कौन सी और चीज़ें होती हैं, मतलब कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। एल्ब्यूमिन आपका होता है 5 से 10%, ग्लोब्यूलिन होता है 5 से 10%, प्रोलामाइंस होते हैं 40 से 50%, और ग्लूटिलिन आपका जो होता है वो भी 40 से 50% होता है, ठीक है। इसके बाद गेहूं में ग्लूटामिक एसिड की अधिकता व ट्रिप्टोफैन की कमी होती है। ये जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसकी अधिकता होती है गेहूं में, और जो आपका ट्रिप्टोफैन है ये एक तरीके का अमाइनो एसिड है, जो ट्रिप्टोफैन है आपका अमाइनो एसिड है, इसकी कमी होती है गेहूं में, ठीक है। इसके अलावा जो आपका क्या है, ल्यूकोजिन, एडेस्टिन और एक किस्म का प्रोटियोज नामक प्रोटीन भी पाया जाता है, किसके अंदर, गेहूं के अंदर।
गेहूं और उनसे बने पदार्थों में स्टार्च जो होता है वो 70 से 75% तक होता है। मतलब जो गेहूं होता है उसमें 70 से 75% स्टार्च होता है, या गेहूं से बना हुआ कोई प्रोडक्ट जैसे सूजी हो गई, मैदा हो गया, तो उनमें भी स्टार्च का जो परसेंटेज होगा वो 70 से 75% तक ही होगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। इसके बाद है हमारा गेहूं के प्रोटीन में, जो गेहूं का प्रोटीन, उसमें लाइसिन तथा थ्रियोनिन जैसे आवश्यक अमीनो अम्ल का अभाव होता है। आप समझ रहे हैं, जो आपका लाइसिन है और थ्रियोनिन है, ये आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आते हैं। अमीनो अम्ल की कैटेगरी होती है, एक आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, एक अनावश्यक होते हैं। इनकी कैटेगरी जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे तो हम उसमें आपको बताएंगे। अभी आप इतना समझो कि गेहूं के प्रोटीन में लाइसिन और थ्रियोनिन जैसे आवश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं वो नहीं होते हैं, मतलब उनका अभाव होता है, एब्सेंट होते हैं वो। इसके बाद आते हैं गेहूं के विटामिन पे। तो गेहूं के विटामिन में क्या होता है कि गेहूं और गेहूं के आटे में विटामिन B1 और विटामिन B3 पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। B1 क्यों पाया जाता है? क्योंकि उसकी जो ब्राउन लेयर होती है आपकी गेहूं की, उसमें विटामिन B1 अच्छे से पाया जाता है, और जो विटामिन B3 वो जो है उसमें एंडोस्पर्म में पाया जा रहा था। ठीक है, मैदा व सूजी बनाने में इनका जो होता है वो मात्रा नष्ट हो जाती है, क्योंकि आपको भी पता है जो मैदा होता है बिल्कुल फाइन होता है, एकदम से बिल्कुल आप समझ रहे हैं ना कि ब्राउन लेयर बिल्कुल हटा दी जाती है। जो ब्राउन लेयर रहती ही नहीं, मतलब उसमें मैदे में कोई भूसी होती है, जब हम उसको सीव करते हैं तो नहीं करते ना, शिफ्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि छिलका हट गया है तो विटामिन B1 भी हट गया है। और सूजी में भी आप देखो, सूजी को भी जब हम छानते हैं तो वो भी पूरा निकल जाता है। ठीक है, हालांकि सूजी में थोड़ा बहुत फाइबर हो सकता है, क्योंकि वो क्या है, थोड़ा दरदरा होता है, इस वजह से। अंकुरित करने से विटामिन C की मात्रा बढ़ जाती है। अनाजों में विटामिन C नहीं होता, लेकिन जब हम अनाजों को अंकुरित करके खाते हैं तो उसमें विटामिन C की मात्रा अपने आप से आ जाती है या बढ़ जाती है, आप ये कह सकते हो। इसके बाद मिनरल्स मतलब खनिज तत्व कौन से पाए जाते हैं? तो गेहूं का जो आटा होता है उसमें कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या? फूड प्रोडक्ट ऑफ व्हीट। कहने का मतलब कि जो गेहूं है उनसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनते हैं। सबसे पहले आपको पता है गेहूं का आटा बनता है, उससे हम रोटियां खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं। इसके बाद जो भी चीज़ें आप बनाते होंगे, है ना, बहुत सारा जो है बाटी चोखा, ये सब सारी चीज़ें बनती हैं गेहूं के आटे से। इसके बाद मैदा क्या होता है? गेहूं को मशीन में पीस कर एवं छान कर उसकी भूसी निकाल दी जाती है, फिर जो पदार्थ बचता है उसे मैदा कहते हैं। समझ गए आप? जो बिल्कुल हट जाता है, मशीन से पीस दिया जाता है और उसकी भूसी वगैरह सब हटा दी जाती है। मैंने क्या बताया, बिल्कुल फाइन होता है मैदा, तो आपने देखा ही होगा, उसको हम मैदा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद सेमोलिना भी बनता है, आपका सूजी जो होता है, पास्ता बनता है, इसके बाद सिवई भी बनती है। इसके बाद बनता है ARF का फुल फॉर्म होता है अमाइलेज रिच फूड। चलिए ये भी देख लेते हैं कि अमाइलेज रिच फूड क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर एक ये पूरा आप कह सकते हो कि ये मैंने बताया है, जो एक सेकेंड, हाँ, ये ARF, मैं यहाँ पे हेडिंग नहीं डाली मैंने, ये जो आपका ARF फूड है वो कैसे बनता है उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, नेट के एग्जाम में इसका पूछा जाता है, इसका आ जाएगा जो सीक्वेंस में लगाइए या क्या है, आपको पता होना चाहिए ARF रिच फूड। अब आप सोचोगे, सॉरी ARF रिच फूड कह रही हूँ, अमाइलेज रिच फूड। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि आपके घर में जो अच्छी क्वालिटी का गेहूं है उसको हम क्या करते हैं, 36 घंटे भिगो कर रख देते हैं। ठीक है, अब भिगोने के बाद क्या करेंगे, उसको फिर पानी से छान के उसको 3 दिन तक गर्म वातावरण में रख देंगे, और उससे क्या होगा, गेहूं अंकुरित हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं, जैसे हम डेली चना भिगोते हैं खाने के लिए, तो हम उसको निकाल के फिर उसको कपड़े से ढक देते हैं और उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं कि अंकुरित हो जाए। सेम उसी तरीके से गेहूँ भिगोना है, फिर उसको क्या करना है, 2 दिन ऐसी जगह रख देना है कि मतलब थोड़ा गर्म वातावरण हो वहाँ का। उससे क्या होगा, गेहूं क्या होगा, आपका जर्मिनेट हो जाएगा, मतलब अंकुरित हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान अमाइलेज एवं प्रोटीएज एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। अभी हमने पढ़ा कि अनाजों में, मतलब गेहूं में कई तरह के अमाइलेज और प्रोटीएज और रिडक्टेज, ऑक्सीडोरिडक्टेज, सारे एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब अंकुरण हो रहा होता है गेहूं के अंदर, तो अमाइलेज और प्रोटीएज एंजाइम जो होते हैं वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अब एक्टिव होने के बाद क्या होता है, अब देखो गेहूं में अंकुर तो निकल ही गया, और अंकुरण के समय अमाइलेज और प्रोटीएज एंजाइम आपका क्या हो रहा है, बिल्कुल सक्रिय हो गए। अब क्या होता है कि जब गेहूं बिल्कुल अंकुरित हो गया, इसको हम सुखा देते हैं। क्या करते हैं, अंकुरित अनाज को सुखा देंगे। इस दौरान क्या होगा, अमाइलेज एंजाइम जो होता है, जब उसको सुखाने लगते हैं तो यही अमाइलेज एंजाइम जो यहाँ पे सक्रिय हो गया था, ये अमाइलेज एंजाइम जो स्टार्च है आपके गेहूं में, उसको माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। किसमें? माल्टोज में। इसके बाद अब क्या होगा कि सुखाने के दौरान, जब गेहूं आपका सूख रहा होगा, तो उस दौरान जल में घुलनशील जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है आपके, उनकी मात्रा बढ़ जाती है।
जो घुलनशील, अब घुलनशील कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा क्या होगी, थोड़ी और बढ़ जाएगी। और फिर क्या होगा, आटे में माल्ट फ्लेवर आ जाएगा। आटे में माल्ट फ्लेवर कैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका अमाइलेज था, ये जो अमाइलेज एंजाइम था, इसने स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर दिया। और माल्टोज में परिवर्तित हो मतलब जो अनाज था उसमें अब माल्टोज आ गया। ठीक है, तो माल्टोज आ जाने की वजह से ही अब आपके अनाज में माल्ट फ्लेवर उत्पन्न हो गया। ठीक है, सुखाने के बाद क्या करेंगे, जब गेहूं पूरी तरीके से, अंकुरित गेहूं को हमने पूरी तरह सुखा लिया, तो उसके बाद हम उस गेहूं को रोस्ट करते हैं, उसको हम कढ़ाई में भून देते हैं बिल्कुल। अब भूनने के बाद क्या करेंगे, जब आप भूनेंगे तो कुछ अंकुर तो उसके जो जम्स होंगे, मतलब जो अंकुर होंगे उसके अपने आप टूट जाएंगे, और कुछ अंकुर जो बचे रहेंगे उनको आपको तोड़ देना है। मतलब गेहूं को रोस्ट करने के बाद आपको अंकुर को तोड़ देना, तोड़कर हटा देना उसके। अब हटाने के बाद जो गेहूं बचेगा, अब वो गेहूं आपका भुन गया है और उसमें से जो अंकुर है वो भी हट चुका है। इसके बाद अब उस गेहूं को हमें देना है पीस, और पीसने के बाद क्या होगा, आटे में माल्ट फ्लेवर आ जाता है। और इसी जो माल्ट, यही जो आटा होगा आपका भुना हुआ गेहूं का, इसी को हम लोग बोलते हैं अमाइलेज रिच फूड। समझ गए आप। और ये जो अमाइलेज रिच फूड होता है, इसमें अल्फा अमाइलेज की मात्रा अधिक होती है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, इस आटे में चिपचिपाहट कम हो जाती है और ऊर्जा की जो घनत्वता है, मतलब जो एनर्जी की डेंसिटी है, वो काफ़ी बढ़ जाएगी। और ये जो ARF है आपका, माइलेज रिच फूड है, ये प्रेग्नेंट लेडी को और जो बेबी होते हैं, मतलब इन्फेंट्स हैं, उनको वीनिंग आहार के रूप में दिया जाता है। वीनिंग आहार का मतलब क्या है कि जो बच्चे 4 महीने के और जो 5 महीने के हो जाते हैं, जो जब उन्हें थोड़ा थोड़ा कुछ माँ के दूध के अलावा थोड़ा थोड़ा उन्हें जब कुछ खाना हम स्टार्ट करवाते हैं, तो जो चीज़ हम खिलाते हैं उसी को हम लोग वीनिंग फूड के बोलते हैं। तो ये एज अ वीनिंग फूड भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और गर्भवती महिलाओं को भी दिया जाता है, क्योंकि आपने देखा कितना ज़्यादा न्यूट्रिशस है ये, इसमें एनर्जी भी है, इसके बाद विटामिन भी हैं, इसमें इतने सारे एंजाइम्स भी हैं, माल्ट फ्लेवर भी है, मतलब स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी है। ठीक है, इसके बाद है सभी जितने भी आपके साबुत अनाज हैं, दाल है, तेल बीज हैं और मेवे हैं, शर्करा और गुड़ आदि, ये सब जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो ना खराब होने वाले खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि नॉन पर्सेबल फूड के अंतर्गत आते हैं। आप बात समझ गए। किसी कैटेगरी में अगर कहा जाए तो ना खराब, आप देखते हैं दाल, अनाज, तेल, ये सब चीज़ें कहाँ जल्दी खराब होती हैं। समझ गए। तो चलिए, अब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट, कहने का मतलब गेहूं का वर्गीकरण। कितने तरह के गेहूं होते हैं आप ये कह सकते हो। तो जो गेहूं का वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पर किया गया, प्रोटीन की मात्रा के आधार पर। भाई उन्होंने कहा कि आपकी देखिए किस चीज़ पे कैटेगरी करी जाएगी, जितनी प्रोटीन आपके अंदर पाई जाएगी उसी हिसाब से प्रकार बनाया जाएगा गेहूं का। तो सबसे पहला प्रकार होता है सॉफ्ट व्हीट, व्हीट मतलब वही गेहूँ, हार्ड व्हीट, इसके बाद सेमी हार्ड, इसके बाद ड्यूरम। ठीक है, ये 4 तरह के गेहूँ आपके होते हैं। एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने सोचा मैं बता दूं, क्योंकि भाई एग्जाम में तो कोई भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आपको अलर्ट रहना बिल्कुल। अब इसमें क्या होता है, जो सॉफ्ट गेहूं होता है उनमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। इनको यूजली क्या कहते हैं, मैदा वगैरह बनाने में, या आप कह सकते हो पास्ता और ये सब चीज़ें बनाने में यूज़ किया जाता है। और जो आपका ये हार्ड और सेमी हार्ड गेहूं होता है, इसमें भी प्रोटीन की मात्रा जो अधिक होती है। जो हार्ड और सेमी हार्ड गेहूं है, प्रोटीन की मात्रा इसमें अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हो कि हम लोग रोटियां वगैरह इसी की खाते हैं। इसके बाद जो ड्यूरम गेहूं होता है, ये भी एक तरीके का हार्ड गेहूं होता है। ड्यूरम गेहूं जो है, इसका प्रयोग क्या होता है, सूजी बनाने के लिए किया जाता है। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सूजी बनाने के लिए कौन सा गेहूँ का उपयोग किया जाता है। वैसे तो बहुत डीप है, बट मैंने क्या कहा है, आपको डीप ही पढ़ना है, आपको ऊपर ऊपर चीज़ें नहीं पढ़नी है। आप खुद ही सोचो कि जब हम सब्जी बना रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एग्जाम्पल तो बहुत ही बकवास टाइप का है, बट ठीक है, जो दिमाग में आ रहा है उसी का एग्जाम्पल ले लो। सब्जी आप बनाते हैं, अगर आपने उसको नीचे से अच्छे से नहीं मिक्स करा है ना, अच्छे से आपने उसको स्टर नहीं किया, तो नीचे पकड़ लेती है और जलने लग जाती है वो, तो सीधे और फिर आपका पूरा जो आपका रेसिपी है, आपका जो पूरी डिश है वो ख़राब हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें ऊपर नीचे अंदर बाहर जितनी भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। अगर हम ऊपर ऊपर ही पढ़ के चले जाएंगे तो जाहिर सी बात, हमारा एग्जाम या हम जिस पर्पज़ के लिए पढ़ रहे हैं वो हमारा पर्पज़ कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और हमारा जो उद्देश्य है वो गड़बड़ हो सकता है। अब क्या है, गेहूं में उपस्थित रंग कणों के आधार पर गेहूं 2 प्रकार का होता है। आपको इतना परेशान नहीं होना है। उधर हमने पढ़ा प्रोटीन के आधार पर 4 तरह का होता है, अब यहाँ पर रंग की बात हो रही है। अगर रंग के आधार पर गेहूं को देखा जाए तो 2 प्रकार के गेहूं होते हैं। पहला होता है आपका सफ़ेद गेहूं और दूसरा होता है लाल गेहूं। तो जो लाल गेहूं होता है उसमें रंग कणिकाओं का जमाव अधिक होता है, मतलब जो आप ये कह सकते हो कि जो उसमें क्या कहते हैं, कलर पिगमेंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। किसमें, लाल गेहूं में, क्योंकि भाई वो लाल कलर का है तो जाहिर सी बात है उसमें जो कलर पिगमेंट होगा वो ज़्यादा होगा, इसीलिए वो गहरे रंग का होता है। बिल्कुल सही बात है। जो लोग गाँव में होंगे, मैंने तो देखा है भाई, लाल कलर का गेहूँ और वाइट कलर का भी। वाइट का मतलब बिल्कुल वाइट नहीं होगा, दूध के जैसा नहीं, ऑफ वाइट बात हो रही है, थोड़ा सा वाइटिश होगा वो। ठीक है, तो और लाल गेहूं जो होता है वो भी रेड कलर का नहीं होगा टमाटर के जैसे, वो थोड़ा सा रेडिश करके होता है, आप ये कह सकते हो। देखेंगे आप तो आप डिफरेंस बता लेंगे बिल्कुल। गांव वगैरह जिनका है वो जाए अगर गांव पे, तो वो आप लोग ये सब चीज़ें देखा करिए, ऑब्जर्व किया करिए, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं या बहुत पहले से हमारे पेरेंट्स और या हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो करते चले आ रहे हैं, वही सारी चीज़ें आप यहाँ किताब में पढ़ रहे हैं। हम इसको
सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी कर रहे हैं और वो सब चीज़ें उनको ऑलरेडी पता है, बस वही उसका साइंटिफिक एस्पेक्ट उनको नहीं पता है। बात समझ गए आप? अब जो गेहूं में ये जो कलर पिगमेंट है वो क्या है? गेहूं में जो कलर पिगमेंट होता है वो कैरोटीनॉइड्स होता है, जिसे जेंथोफिल कहते हैं। कहने का मतलब गेहूं में जो कलर है वो कैरोटीनॉइड वर्ग पिगमेंट का एक प्रकार है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेंथोफिल कहते हैं, उपस्थित रहता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जेंथोफिल की वजह से वो जो गेहूं है वो डार्क कलर का दिखता है। तो अब हमारा यहाँ पर गेहूं का जो था किस्सा कहानी वो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे अनाज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो है अब ये वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, बिल्कुल देखिए लिखा हुआ है कि आपको अपने आप से कभी नहीं हारना है, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने खुद के ऊपर भरोसा कर रखा है कि आपको कोई काम अपना खुद से कंप्लीट करना है या आपको एनी हाउ करके या आपको अचीव करना है, आप समझ रहे बात कि बिल्कुल सही बात होती है कि जब हम इंसान मैंने आप लोगों से बार बार ये चीज़ बोली कि सेल्फ मोटिवेट रहिए आप लोग, है ना, अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन का शिप दीजिए। तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप खुद से, जैसे हम कहते हैं ना, अरे हम तो खुद से हार गए हैं, नहीं, खुद से बिल्कुल नहीं हारना है आपको। और अगर आप खुद से नहीं हारेंगे तो ये बात सही है। आप खुद सोचो ना कि जब कोई काम आप खुद करना चाहेंगे तो कोई आपको करने से कैसे रोक सकता है, बस वो काम आपका सही होना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि कोई गलत ही काम आप करना चाहो तो नहीं कोई रोक रहा है तब भी आप नहीं रुक रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। आपको सही काम करते हुए और सही डायरेक्शन में जो है और सही मोटिवेशन के साथ आपको करना है। ठीक है, और एक चीज़ और कहूँगी कि सही दिशा में और सही चीज़ें और पॉजिटिव चीज़ें सोचिए। क्योंकि होता क्या है कि हम जब सही चीज़ें सोचते हैं या पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं तो उन चीज़ों की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। समझ रहे हैं आप बात? आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, मैं बिल्कुल उम्मीद है मुझे। तो ये सब चीज़ें हैं, उसके लिए आप लोग थोड़ा इस पर ज़रूर काम किया करिए कि अपने माइंड में जो है अननेसेसरी चीज़ें या फिर कोई भी बैड थिंग्स या इरिटेटिंग वाली चीज़ें आप ना आने दें, आप ना आने दें इस तरीके की चीज़ें। और अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव हेल्दी बनाइए अपने आप को। क्योंकि होता क्या है ना, अगर हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, हमारी सोच अच्छी नहीं है, हम परेशान हैं, तो उसके बाद भी हम नहीं कह सकते कि हम हेल्दी हैं। दिमाग और दिल सबको हेल्दी रखना, सिर्फ शरीर को नहीं। मैंने हमेशा से कहा है, WHO की डेफिनेशन आपको याद होगी कि बीमारियों की अनुपस्थिति और शारीरिक रूप से फिट रहना आपको बिल्कुल स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है। आपको हर तरीके से स्वस्थ रहना। और जाहिर सी बात है, जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा दिमाग स्वस्थ रहेगा, तो हम अच्छी चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये रोज़ की बातें हैं और आप लोगों ने इतनी देर मुझे सुना और देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग वीडियो देखिए, रिवाइज़ करिए, आपके दोस्त अगर कोई हैं उनको शेयर करिए, अगर किसी को ज़रूरत है तो, और नहीं ज़रूरत है तो आप देखिए और अपना नोट्स बनाइए या इसी से पढ़िए। वीडियो को 1-2 बार और देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक बार आपने देखा है, आपको चीज़ें रिमाइंड हो रही हैं, दूसरी बार आप देख लेंगे तो तीसरी बार 2 बार में तो आपको 80% याद हो जाएगा और तीसरी बार में तो 100% याद हो जाएगा। बट अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने आप से लिखने से बहुत फ़ायदा होता है। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। अगर आप अपने सेल्फ नोट तैयार करते हैं तो ये इट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए भी, और आपके पास भी अपना खुद का कुछ कलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मिलते हैं हम लोग फिर से कल। आप लोग तब तक ध्यान रखिए और वीडियो देखिए और बताइएगा तैयारी आपकी कैसी चल रही है। और चलिए फिर, ओके, तब तक ध्यान रखिए। आप सभी को हैव अ गुड डे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।